मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को इंदौर में कृषि कार्य समूह की G20 की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की प्राकृतिक खेती की पहल को अपनाना जरूरी, धरती के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि विकास पर इंदौर में G20 कार्य समूह की बैठक में 3S का दिया फॉर्मूला। कहा, कृषि विकास में ड्रोन निभा सकता है अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम के संचालन की समीक्षा की। कहा, निगम को अधिक संख्या में खोलने चाहिए सरकारी खरीद केंद्र, किसानों को उपज बेचने के लिए ज्यादा हो विकल्प, खाद्य अन्न प्रबंधन में अति आधुनिक तकनीकों का करें प्रयोग। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्याता विकास प्राधिकरण यानी एपीटेका मनाया गया 37वां स्थापना दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में एपीटेका का विशेष योगदान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को इंदौर में कृषि कार्य समूह की G20 की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग ने पृथ्वी के स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। चौहान ने पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाने पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए प्राकृतिक खेती के अभियान को अपनाना आवश्यक है। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। इसलिए भारत कहता है, जियो और जीने दो। और इस संदर्भ में अगर देखें तो G20 का इस समय का जो सोच है वो मित्रों बहुत आवश्यक है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की केवल 12% भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। वर्ष 2030 तक खाद्यान्न की मांग 345 मिलियन टन होगी, जबकि वर्ष 2000 में यह मांग 192 मिलियन टन थी। स्पष्ट है कि ना तो कृषि भूमि बढ़ने वाली है और ना ही हमारे प्राकृतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं। लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के कारण खाद्य सुरक्षा आज दुनिया के सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए जरूरी है, क्योंकि वर्ष 2030 तक दुनिया का जो भूभाग अगर देखें तो केवल 12% कृषि के योग्य है और 2030 तक हमारे खाद्यान्न की मांग 345 मिलियन टन हो जाएगी, जबकि 2000 में यह मांग केवल 192 मिलियन टन थी। अब इस दौरान हम देखें, ना तो कृषि भूमि में बढ़ोतरी होने वाली और न प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि होने वाली। और इसलिए आज हम सबके लिए ये गंभीर चिंतन का विषय है पूरे विश्व के लिए कि खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कृषि योग्य भूमि का समुचित उपयोग भी करें और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के सम्मिलित प्रयास भी करें। चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का है। प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक और अच्छे बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हमको दुनिया के खाद्यान्न की आवश्यकताएं पूरी करनी है तो हमको कुछ काम करने पड़ेंगे जो मुझे व्यवहारिक रूप से लगते हैं। नंबर 1, हमको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हमको हर वो उपाय करना पड़ेगा जिससे हम आने वाले समय की जो आवश्यकता है कृषि खाद्यान्न की, उसको पूरी करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। और उसके लिए हम सब जानते हैं, अगर उत्पादन बढ़ाना है तो चाहे मैकेनाइजेशन का सवाल हो, डिजिटाइजेशन का सवाल हो,
नई तकनीकी का इस्तेमाल हो, नए बीज, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल हमको पूरी गंभीरता के साथ निरंतर करते रहना होगा। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भी उत्पादन हम बढ़ाते रहें। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना आजादी का अमृत महोत्सव के समय में देश के लिए गर्व का विषय है। कृषि के लिए 3S रणनीति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट, टिकाऊ और सबकी सेवा की रणनीति कृषि संबंधी माहौल में अपनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतरीन भविष्य के लिए टिकाऊ कृषि संबंधी कामकाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी की भूमिका का भी उल्लेख किया। हमारी सोच है कि विश्व व्यापक स्थिति पर एक 3S स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए हमें अपनाना होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो स्मार्ट हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सस्टेनेबल हो और एक ऐसी स्ट्रैटेजी विश्व के लिए जो सभी को सर्व कर पाए। तो स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड सभी को सर्व कर पाए। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम के संचालन की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नियंत्रण में पारदर्शिता लाने के लिए मान्य हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करें। उन्होंने FCI के अधिकारियों को खाद्यान्न प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करने और सीमित भूमि क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले गोदामों को तैयार करने के लिए बेहतर डिजाइन का सुझाव देने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने गेहूं और धान की खरीद से संबंधित मुद्दों को भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि भारतीय खाद्य निगम को सभी राजस्व जिलों को कवर करते हुए अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज FCI या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के अधिक विकल्प उपलब्ध हों। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी खरीद केंद्रों पर EPOP मशीन के उपयोग की सराहना की। गोयल ने सलाह दी कि किसानों से खरीद प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अन्य राज्यों में भी इसी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश की खाद्य मांग, जनसंख्या और विशाल भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि गेहूं के बाजार मूल्य को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुले बाजार बिक्री योजना में अधिक मात्रा में गेहूं की पेशकश की जाए। राज्य में भंडारण क्षमता की समीक्षा करते हुए गोयल ने कहा कि FCI के स्वामित्व वाले और किराए के सभी गोदाम भी उच्चतम स्तर के भी होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि खराब स्तर के सभी गोदामों को आवश्यक मरम्मत करवाकर तुरंत अपग्रेड किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें किराए पर लेने पर विचार किया जाना चाहिए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा का 37वां स्थापना दिवस बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम में मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश के कुलपति ने कहा कि अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में एपिडा का विशेष योगदान है। आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ रोजगार के भी अनेक अवसर हैं। स्टार्टअप के लिए भी आज कृषि क्षेत्र अपनी अलग पहचान बना रहा है। इस अवसर पर कार्यक्षमता विकास एवं व्यापारिक संगम का आयोजन किया गया है। विशेषज्ञ ने कृषि की जरूरतों और उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह ने कहा कि पहले हम अनाज आयात करते थे, लेकिन अब हम दुनिया को अनाज निर्यात कर रहे हैं। इसमें एपिडा का मुख्य योगदान है। वर्ष 1986 में एपिडा की स्थापना के बाद निर्यात के लिए कार्य किए गए। भारत की अर्थव्यवस्था एवं विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में भी एपिडा का विशेष योगदान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नर्मदा समुद्र द्वारा जबलपुर में संचालित रेवा रेडियो 19.8 FM की थीम और लोगो का नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नर्मदा स्मारक एक सुप्रसिद्ध संस्था है जिसे स्वर्गीय अनिल माधव देवे और स्वर्गीय अमृतलाल
बेगट का मणि कांचन नेतृत्व प्राप्त रहा है। सुनो रेवा की कल 90.8 रेवा FM पर। हर हर नर्मदे हर। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व रेडियो दिवस पर संदेश दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रेवा रेडियो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, प्राकृतिक कृषि, नदी पारिस्थितिकी तंत्र, नर्मदा किनारे का समाज और संस्कृति को जन जन तक ले जाने के साथ राष्ट्र हित में व्यापक जागरूकता का काम करेगा। विश्व रेडियो दिवस है। इस दिवस के दिन मैं सभी नागरिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के क्षेत्र में रेडियो रेवा शुरू किया जा रहा है। इसके पूरे संचालन की जिम्मेवारी नर्मदा समग्र ने ली है। नर्मदा समग्र पहले से ही नदियों को बचाने, नदियों के पुनर्जीवन के लिए निरंतर काम करता रहा है। माननीय अनिल दबे जी, जो आज हम सब के बीच में नहीं हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और स्वयं रहते हुए भी इस दिशा में उन्होंने काफ़ी काम किया था। लेकिन उनकी प्रेरणा से आज नर्मदा समग्र से जुड़े सभी हमारे मित्र इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और रेडियो रेवा आरंभ हुआ है, इससे निश्चित रूप से उस पूरे परिक्षेत्र में निवास करने वाले लोग जुड़ेंगे और पर्यावरण, नदी के महत्व को इसके माध्यम से समझने का उन्हें अवसर मिलेगा। और सभी किसान भाई और बहन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के रेवा रेडियो के माध्यम से जो सूचनाएं, जो ज्ञान आप तक पहुँचे, आप उसका पालन करें और इस उद्देश्य की सफलता में अपना योगदान दें। यह वर्ष कृषि के क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। पर्यावरण की रक्षा और भूमि की रक्षा और स्वस्थ भोजन लोगों को मिले, इसके लिए भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय प्राकृतिक पद्धति खेती की शुरुआत की है। और इसके लिए अब 1584 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इस वर्ष हम लोग 479 करोड़ रुपया प्राकृतिक खेती पर खर्च करेंगे। यह गौ आधारित खेती है। इससे हम गाय को भी बचा सकेंगे, किसानी की लागत को भी कम कर सकेंगे और स्वच्छ कृषि उत्पादन होगा, जिसे ग्रहण करके मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह खेती बहुत अनुकूल है और इसलिए इस दिशा में भी आप सबके पास काफ़ी सूचनाएं आएंगी, वो भी आप सब ग्रहण करिए। और साथ ही साथ यह वर्ष 2023 है। हम सब जानते हैं हमारे देश में छोटे किसान बड़ी संख्या में हैं और बहुत बड़ा रकबा खेती का ऐसा है जो वर्षा आधारित है, मोटी खेती है। ऐसे स्थानों पर मिलेट्स यानी श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न रागी, श्री अन्न कोदो, ये जो हम मोटा अनाज कहते हैं, पोषक अनाज कहते हैं अपनी भाषा में, इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 को पूरी दुनिया में
मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके सारे कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। मोटे अनाज को या श्रीअन्न, बाजरा, ज्वार, रागी को भोजन की थाली में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान फिर से स्थापित हो, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मनुष्य के भोजन में पोषकता का जो महत्व होना चाहिए वो रहे, और साथ ही साथ हमारे जो छोटे किसान हैं वो मिलेट्स की खेती करें, उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं। बड़ी मात्रा में एग्री स्टार्टअप्स लोगों ने उसकी प्रोसेसिंग को प्रारंभ किया है। कई प्रकार के पोषक पदार्थ बनाए हैं जिनकी देश में भी मांग है और दुनिया में भी मांग है, और निश्चित रूप से मिलेट्स से बने जो पदार्थ बनेंगे उनका एक्सपोर्ट भी होगा, देश में भी उनका उपयोग होगा और भोजन की थाली में उन्हें महत्व मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। इस दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि विश्व रेडियो दिवस है, उस अवसर पर जब रेडियो रेवा आरंभ हो रहा है उस दिन मैंने भी अपने स्वार्थ की 2 बातें रखी हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को अच्छी लगेंगी और आप सब लोगों के लिए ग्रहणीय होंगी। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। 13 फरवरी को कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 11 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,975 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,940 रुपए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 फरवरी को अरंडी का भाव था 4,800 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 1,800 रुपए उछलकर 6,600 रुपए पर हुए। मोरबी मंडी में 11 फरवरी को अरंडी का भाव था 6,845 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव 45 रुपए लुढ़ककर 6,800 रुपए पर हुए। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,800 रुपए। 13 फरवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,825 रुपए पर। वांकानेर मंडी में शनिवार को अरंडी का भाव था 6,700 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। अरंडी की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 फरवरी को जीरे का भाव रहा 28,500 रुपए।
13 फरवरी को इसके भाव में 1000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 27,500 रुपए। राज्य की ही वांकानेर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 फरवरी को जीरे का भाव था 27,000 रुपए। 13 फरवरी को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 26,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 13 फरवरी को जीरा 28,150 रुपए पर बिका। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में प्याज और लहसुन में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ मटर की बेलों को सहारा दें। वहीं हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में लहसुन और गेहूं को रोगों से बचाएं। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाके के किसान इस समय खेतों में नमी बनाए रखने के लिए सब्जियों की पंक्तियों के बीच में मल्चिंग करें। यहीं इस समय सब्जियों की नर्सरी को घास और पॉलीशीट से ढक सकते हैं। इसके साथ ही नर्सरी से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले इलाके में ही मूली और शलजम में विरलीकरण करें। साथ ही आलू में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। वहीं जम्मू कश्मीर के उपनम इलाके में गेहूं को रोगों से बचाएं। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती हिस्सों के किसान इस समय खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के भाबर और तराई इलाके में मसूर में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ लौकी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके में सांवा की बुआई के लिए खेतों में जुताई करें। यही पत्ता गोभी की जड़ों में प्राकृतिक चीजों से मल्चिंग करें। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके में ही शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करें। बुआई के बाद नर्सरी में मल्चिंग करें और बीजों के अंकुरण के बाद उन्हें हटा दें। उत्तराखंड के उपनम इलाके में बरसीन, रिचका और जौ जैसी चारा फसलों की कटाई के बाद सिंचाई करें। यहीं इस समय आलू खुदाई के लिए तैयार है। ऐसे में किसान खुदाई से 7 से 10 दिन पहले पौधों की ऊपरी पत्तियों को काट दें। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अब कुछ और खबरें खास खबर में।
जम्मू कश्मीर पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की चौथी बरसी के मौके पर सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप में स्थित शहीद स्मारक पर 40 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये स्मारक सीआरपीएफ के 185 बटालियन कैंप में स्थापित किया गया है। मुंबई के दादर इलाके में सिद्धिविनायक मंदिर के पास बन रहे मेट्रो स्टेशन के परिसर में शेड में आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। ये स्टेशन अंडरग्राउंड मेट्रो का हिस्सा है। शुरुआती रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों को खास तोहफा दिया है। इंडियन रेलवे शिव भक्तों को बेहद कम पैसों में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अवसर प्रदान कर रहा है। इस पैकेज के जरिए भक्तों को देश के अलग अलग हिस्सों में बेहद किफायती दाम में ट्रैवल करने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सोमवार से सर्दी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जो अगले 2 दिन और बढ़ेगी। उत्तर भारत और बर्फबारी की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। इससे प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बिल में 20 करोड़ से अधिक का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बिल वसूलने वाली 2 कंपनियों फ्रेश पे, आईटी सॉल्यूशंस और आराम ई पेमेंट्स के मालिक और निदेशक समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला किया गया है। बिहार के बक्सर में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का काफिला सोमवार देर रात हादसे का शिकार हो गया। घटना में पप्पू यादव की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये घटना ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के पुरवा गांव के सामने की है। इस सड़क दुर्घटना में पप्पू यादव समेत जाप के बक्सर जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के अलावा वाहन चालक सुधीर कुमार के साथ साथ लगभग 9 समर्थकों के घायल होने की सूचना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश के 1.56 लाख आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। इन स्वास्थ्य मेलों के तहत योग, टेली परामर्श, यक्ष पोषण अभियान, गैर संक्रमणकारी रोगों की जांच और दवा वितरण, सिकल सेल रोग की जांच जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।